ये बुक मैंने ओपन कर दी है रॉबर्ट लेफर की, और इसमें मैं चैप्टर नंबर 4 पे जा रहा हूँ। ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। 132 पेज नंबर पर स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है। बस यहीं से समझा देता हूँ स्ट्रक्चर को, और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, लेकिन कंसेप्ट फाइल में यूज़ होंगे आगे जाकर, इसलिए बताना ज़रूरी है इसको। सर कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन थी। कलेक्शन का मतलब ये एक से ज़्यादा डेटा है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। और आगे पॉइंट बढ़ा दें, इसमें कुछ और पॉइंट्स इंक्रीज कर दें। अच्छा, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस, ये तो एक पॉइंट हो गया ना, डेफिनेशन में 4-5 पॉइंट्स बताए थे। सर फिक्स साइज हो गया, फिक्स साइज हो कॉन्टिजियस गया, एलिमेंट, वेरी गुड। इंडेक्स हो गया। फिक्स साइज जिसने बताया नाम बता दें, फिक्स साइज किसने बताया? अब्दुल मोइज सर। हैं? मोइज, अब्दुल मोइज। ठीक है, एक मिनट। मोइज, अच्छा नेहा ताज, एक पॉइंट आप इंक्रीज कर दो। सर हम एरे में एक से ज़्यादा वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं एट अ टाइम। ये तो बेटा लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में, कोई नई बात बतानी है ना आपको। सर डेटा जो है एरे में वो टेम्पररी होता है। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज है, वेरी गुड, टेम्परेरी स्टोरेज। नेक्स्ट पॉइंट कोई ऐड कर रहा है? ये 3 डायमेंशन होते हैं। क्या डायमेंशन होती है? 3 डायमेंशन। नहीं, 3 डायमेंशन तो हमारी मर्जी है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, हम जैसे रखना चाहें रख लें। सर एरे का जो इंडेक्स होता है वो ओनली इंटीजर टाइप होता है, ठीक है, और इंटीजर एक्सप्रेशन भी हो सकती है। तो बाद आप क्या कहना चाह रहे हैं? लिस्ट और टेबल स्टोर होते हैं, लिस्ट और टेबल स्टोर होते हैं एरेज में। कहाँ स्टोर होते हैं? सर उनकी वैल्यूज स्टोर होती है एरेज में। देखें, ये पता नहीं सही मैं सुन नहीं रहा, ये सही जवाब नहीं दे रहे। स्टोर्ड एट कंसेक्यूटिव मेमोरी एड्रेसेस, यानी जब भी पूरा एरे रखा होगा ना, बल्क की शक्ल में रखा होगा, एक ही जगह रखा होगा, अलग अलग नहीं रखा होगा। तलहा, मोहम्मद तलहा सोहेल, तो उसमें हम असाइन के एलिमेंट्स को इजी एक्सेस कर सकते हैं। हर एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? आसानी से एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को एरे के अंदर। कोई ख़ास पॉइंट बताएं, ये तो चलें, कोई ऐसा मसला नहीं है। आसानी से मैंने एक और तरीका बताया था, वो आप नाम बता दें तो चलें, मैं और सवाल को आपके सही समझ लूँगा। एरे में हम एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, सब जो एलिमेंट्स होंगे एक ही डेटा टाइप में होना चाहिए। वो तो होमोजेनियस के वर्ड में आ गया, ये जो लफ्ज़ हमने होमोजेनियस कहा ना, इसमें ये बात छुपी हुई है कि एक जैसा डेटा टाइप होना चाहिए, डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते हम। Sir, collection of same data type accessed with one common name. एक्सेस विद वन कॉमन नेम, सही है। ये तो असल चीज़ अभी जो रह गई ना वो बतानी थी, वो रह ये गई कि ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, एरे का एड्रेस, एरे का नाम, एरे नेम विदाउट इंडेक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? बताइए। मैंने आधा सवाल बता दिया, अब आप उसको कंप्लीट कर दें। तलहा सोहेल, एरे नेम विदाउट इंडेक्स अगर मैंने लिख दिया सी आउट में तो क्या चीज़ प्रिंट होगी? उसामा, सर मेरे ख्याल से एरर आएगा। नहीं, एरर नहीं आएगा। एड्रेस, जी अब्दुल मोइज सही कह रहे हो, एड्रेस विदाउट इंडेक्स
shows एड्रेस, और एड्रेस किसका? स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस ने बताया था सबसे पहले एलिमेंट का शुरू का एड्रेस। ये तो बहरहाल एरे के बारे में बता दिया हमने। स्ट्रक्चर जो है ना, ये यहाँ मैंने क्यों रिपीट किया एरे को यहाँ, इसलिए रिपीट किया कि जो स्ट्रक्चर्स हैं इसकी आप स्नैपशॉट ले लें, ताकि आपके पास ये एक दफ़ा रिवीजन जो है ना ये आपके पास स्टोर हो जाए। स्ट्रक्चर में और एरे में फ़र्क ये है कि ये जो लफ्ज़ होमोजेनस है ये हेट्रोजेनस में चेंज हो जाता है। यानी अगर मैंने हेट्रोजेनस डेटा रखना है, कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनस डेटा, ये पहला पॉइंट हो गया। हेट्रोजेनस डेटा इज स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पहला पॉइंट आप यहाँ एरे में देखें और यहाँ स्ट्रक्चर में देखें, तो ये होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन है, ये हेट्रोजीनियस डेटा का कलेक्शन है। तो कितनी सिंपल सी बात है, ठीक है। साइज इसका भी फिक्स होता है क्योंकि हम एरे में बनाते हैं इसको भी, और ये भी टेम्परेरी स्टोरेज होती है और ये भी कंसेक्यूटिव स्टोरेज होती है। और तो इसका मतलब है बाकी सारे पॉइंट सेम हैं मोर और लेस, सिर्फ एक पॉइंट चेंज होता है, वो होमोजीनियस के बजाय हेट्रोजीनियस हो जाता है बस, और पूरी चीज़ें सेम है इसमें। और एरे और स्ट्रक्चर को मैं मिला के भी बना सकता हूँ, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। एरे ऑफ स्ट्रक्चर का एक टॉपिक आएगा जिसमें मैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर में मैं स्ट्रक्चर्स का एरे बना लूँगा अभी। तो ये कुछ याद रखिए आप स्ट्रक्चर के बारे में। मैं आप चैप्टर को ओपन कर रहा हूँ ताकि टॉपिक को शुरू करें डेफिनेशन से ही। ये रॉबर्ट लेफोर की बुक मैंने खोली है, देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब एक से ज़्यादा डेटा, सिंपल वेरिएबल्स। एक इंटीजर वेरिएबल बनाया आपने, इंटीजर नेम या रोल नंबर, फिर आपने एक बनाया कैरेक्टर ग्रेड, एक और वेरिएबल बना लिया, फिर आपने बनाया फ्लोट सैलरी, और इस तरह से आपने बहुत सारे वेरिएबल बना लिए। इन वेरिएबल को जोड़ लूँ, अगर मैं सब वेरिएबल्स को जोड़ लूँ तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो कई वेरिएबल मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के बना लूँ और उनको मिलाकर मैं एक बना दूँ। मिसाल के तौर पर ये किसका डेटा है, सैलरी के बजाय इसको मैं फ़ी किए दे रहा हूँ, फ़ीस है ये, सैलरी मुनासिब नहीं है इसमें, स्टूडेंट का डेटा है ना, ये स्टूडेंट का डेटा में सैलरी कहाँ से आ गई, स्टूडेंट के डेटा में फ़ी आ सकती है, ये फ़ी आ गई है। अब मैं ये कहूँ कि ये तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो मैं इसको स्टूडेंट नाम दे दूँ अगर, तो अब मैं इसको स्टूडेंट नाम दूंगा ना अगर, तो ये पूरा स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा सारा का सारा। तो इसको मैं कहूँगा ये जो स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर है। तो मैं ये देखें अगला लफ्ज़ क्या आ रहा है, डिफरेंट डेटा टाइप्स, समझ में आई। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट डेटा टाइप। सम कैन इंटीजर, सम कैन फ्लोट एंड सो ऑन। एक इंटीजर, एक कैरेक्टर, एक फ्लोट, तीन चीज़ें बंद कर दी एरे में, लेकिन एक ही डेटा टाइप होती है। एरे में डिफरेंट डेटा टाइप्स नहीं होती, इसलिए एरे में और इसमें मेजर फ़र्क ये है कि इसमें डिफरेंट डेटा रख सकते हैं, उसमें सेम डेटा रख सकते हैं। Structures are often considered as an advanced feature and introduced towards the end of the book. C++ programmer structure are one of the important building block understanding the object and classes. आगे एडवांस शक्ल में जाने के लिए स्ट्रक्चर का समझना इंतहाई ज़रूरी है। ये तो आपको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, उसकी एग्जांपल्स आप सामने आ रही हैं। A simple structure, देखें द प्रोग्राम पार्ट्स
डिफाइंस द स्ट्रक्चर पार्ट। पार्ट किस चीज़ का? पार्ट इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री ये मिसाल के तौर पर स्टॉक में क्या क्या चीज़ें रखी हैं आपकी। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, ये बना है स्ट्रक्चर। सॉरी, ये बना है स्ट्रक्चर पार्ट। ठीक है, पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? मॉडल नंबर, पार्ट नंबर और उस पार्ट की कॉस्ट। मिसाल के तौर पर मैंने ये डेटा रखना था, पार्ट नंबर, मॉडल नंबर, कोई भी मॉडल नंबर दे दिया 56 मॉडल नंबर, और पार्ट नंबर में मैंने कर दिया 121 का पार्ट है ये। मिसाल के तौर पर आपके कोई कार के पार्ट्स हैं, ठीक है ना, कार के पार्ट हैं, पहला पार्ट ये है। अब दूसरा पार्ट का मॉडल नंबर 56, पार्ट नंबर 218, प्राइस 25,000 एंड सो ऑन। तो ये तीन डाटा मैं देखे मुख्तलिफ रखा जा रहा हूँ। अगर तो ये मॉडल, तीन चीज़ें होंगी इसमें, एक इंटीजर का मॉडल नंबर, फिर एक इंटीजर पार्ट नंबर। अब मैं स्टूडेंट का बना के दिखा रहा हूँ आपको, स्टूडेंट का बना रहा हूँ। अब देखें, अभी बनाया भी था मैंने। कैसे बनाऊंगा? लफ्ज़ लिखूंगा स्ट्रक्ट, ये लिखना ज़रूरी है, स्ट्रक्ट। और ये मैं कैपिटल ले रहा हूँ तो हमेशा कैपिटल लूँगा, स्मॉल ले रहा हूँ तो हमेशा स्मॉल लूँगा, और फिर ब्रैकेट लगा दूँगा। अब स्टूडेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी? पहले तो इंटीजर रोल नंबर होगा, सेमीकोलन, बिल्कुल ऐसी जैसे वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वैसे ही होंगे। फिर हमने कहा है कि जी नेम होगा, तो स्ट्रिंग नेम कर दिया। फ्लोट, तो ये स्टूडेंट के नाम से एक स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर को हम अदर लैंग्वेजेस में या डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड बन गया है। तो फर्क क्या हुआ एरे में और स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर में डिफरेंट डेटा का कलेक्शन है, एरे सेम डेटा का कलेक्शन है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। अब इसको, इसके एलिमेंट्स को पढ़ते कैसे हैं? देखिए, ये तो था, इसको हम कहते हैं डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर। ये वाली लाइन क्या है? ये कोड क्या कर रहा है? ये क्या है? डिक्लेयर, स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो रहा है। स्ट्रक्चर 3 स्टेप करने हैं आपको। देखें, पहला काम करना है डिक्लेयर स्ट्रक्चर, डिक्लेयर स्ट्रक्चर पहला काम करना है। दूसरा काम करना है डिफाइन वेरिएबल, डिफाइन स्ट्रक्चर वेरिएबल, और तीसरा काम करना है यूज दीज वेरिएबल, यूज द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 3 काम प्रोग्राम में होने हैं आपके। ये पहला काम ये हुआ, डिक्लेयर हो रहा है, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर हुआ है। ये दूसरा काम हुआ है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया है जिसका नाम रख दिया पार्ट 1, पार्ट 1। और फिर स्ट्रक्चर के वैल्यूज कैसे यूज हो रही हैं, अब आप देखें कैसे यूज हैं। पार्ट 1 डॉट कॉस्ट, पार्ट 1 डॉट पार्ट नंबर, पार्ट 1 डॉट मॉडल नंबर। तो ये इसको यूज करने का तरीका है। कैसे यूज करते हैं? वेरिएबल नेम डॉट और एलिमेंट नेम। ठीक है, मेंबर नेम, इसको मेंबर कहते हैं। ये मेंबर है, पार्ट नंबर इज द मेंबर ऑफ द पार्ट, और कॉस्ट इज द मेंबर ऑफ पार्ट। तो मैं कॉस्ट को कैसे लिखूंगा? कॉस्ट को यूँ लिखूंगा, पार्ट 1 डॉट कॉस्ट। पार्ट डॉट कॉस्ट नहीं लिख सकता क्योंकि पार्ट डॉट कॉस्ट में एरर आ जाएगा। पार्ट 1 क्योंकि वेरिएबल के साथ लिखते हैं। बस बाकी अभी ऐसे आउट हो रहा है। देखिए, ये तो, ये क्या है? असाइनमेंट है। पार्ट 1 में मॉडल नंबर की वैल्यू असाइन हो गई। ये तो सिंपल है बिल्कुल, और कोई फर्क नहीं है इसमें। फिर ये प्रिंट हो रहे हैं सारे के सारे। जी उसामा पूछें। सर स्ट्रक्चर हमेशा मेन के बाहर आएगा या मेन के अंदर भी इसको कर सकते हैं डिफाइन?
बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम मेन के अंदर फंक्शन बना सकते थे, मेन से बाहर भी बना सकते थे, ऐसे इसको मेन के अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। डिक्लेरेशन को, ये फंक्शन में डिक्लेरेशन का नाम होता है प्रोटोटाइप, लेकिन स्ट्रक्चर में लफ्ज़ प्रोटोटाइप यूज नहीं होता। ये डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर है, ये डिफाइनिंग द वेरिएबल है, और ये यूजिंग है। तो 3 पार्ट मैंने बताए थे ना, 1 2 3, ये तीनों नजर आ रहे हैं आपको। ये भी यूज में आ रहा है, ये भी नंबर 3 है, यूज हो रहे हैं वेरिएबल, ये भी नंबर 3 में आ रहा है। ये वेरिएबल असाइन हो रहे हैं, ये वेरिएबल प्रिंट हो रहे हैं। अब मैं जितनी दफ़ा जो चाहूँ कर लूँ, लेकिन लिखना कैसे होगा? पार्ट नंबर डॉट मॉडल नंबर, वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम, वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। ये तरीक़ा कार यूज होगा इस्तेमाल करने के लिए, वरना एरर आ जाएगा। आगे चलते हैं। डिफाइनिंग स्ट्रक्चर देखें, ये डिफाइन हुआ है, ठीक है। अब ये एक एक करके तीनों को समझा रहा है। फिर सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग, ये सिंटैक्स है। स्ट्रक्ट रिजर्व वर्ड है, स्ट्रक्ट। पार्ट यूजर डिफाइन वर्ड है, इसे टैग बोलते हैं। ये बहुत अहम इस वक्त पिक्चर नजर आ रही है आपको। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं टैग। और ये क्या है? मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, मॉडल नंबर, पार्ट नंबर, कॉस्ट, ये 3 मेंबर्स हैं। सेमीकोलन आता है डिक्लेरेशन में, ये डिक्लेरेशन कहलाती है, डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर। ये पहला पार्ट है। अब क्या डिक्लेयर करने के बाद दूसरा काम क्या करना है? स्ट्रक्चर टाइप के, बिल्कुल ऐसे समझे जैसे इंट हम ये लिखते हैं ना, इंट एक्स। ये क्या काम हो रहा है इसमें? बताएगा कोई ये क्या काम हो रहा है? इंटीजर एक्स डिक्लेयर हो रहा है। एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है एक्स नाम का, इंटीजर टाइप का। तो आप देखें यहाँ क्या हो रहा है? पार्ट 1। तो जो ये काम यहाँ हो रहा है ना, वही काम यहाँ भी हो रहा है। इसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर। डेटा टाइप क्या है? पार्ट। ये पार्ट का मतलब है इसमें 3 फंक्शंस अंदर खुद ही इंक्लूड हो जाएंगे। और पार्ट 1 क्या है? जैसे एक्स है, ये मेरा वेरिएबल नेम है, ये वेरिएबल नेम है, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनेगा। और ये टैग है। तो टैग क्या है? टैग एक्ट करेगा एज ए डेटा टाइप, जैसे इंटीजर, फ्लोट, इसी तरह पार्ट ऐसे ही एक डेटा टाइप बन गई, समझिए, फ्लोट, इंटीजर, पार्ट। तो ये बहुत अहम है। नई डेटा टाइप्स हम अपने पास से बना रहे हैं। एक तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं सी में, अब हम डेटा टाइप्स अपनी बना रहे हैं खुद। वी आर डिफाइनिंग एंड डिक्लेयरिंग आवर ओन डेटा टाइप्स। अब यूज आ गया, तीसरी चीज, यूज कैसे करना है? अभी समझाया था यूज कैसे करना है। वेरिएबल नेम डॉट लगाएं और मेंबर नेम। अगर सी आउट के साथ लिख दिया वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और असाइनमेंट के साथ लिख दिया तो वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो जो आपकी मर्जी है कि सी आउट में या कैलकुलेशन में भी यूज हो सकता है। जैसे मैं ये भी कर सकता हूँ, वो जो कॉस्ट थी पार्ट 1 तो वेरिएबल का नाम था, डॉट कॉस्ट उसके मेंबर का नाम था, प्लस लगा दूं तो वो कॉस्ट में 1 बढ़ा देगा, ₹1 या $1 बढ़ा देगा कॉस्ट में, अगर वो इंटीजर है तो। और अगर वो फ्लोट है तो ये एरर आ जाएगा कि ये प्लस ये सिर्फ इंटीजर पे चलता है, फ्लोट पे नहीं चलता है। तो आप देखिए कैसे बना रहा है वेरिएबल, कैसे बना रहा है स्ट्रक्चर टाइप के। पार्ट, ये तो डेटा टाइप बन गई, पार्ट 1 ये वेरिएबल का नाम बन गया। अब मैं जितने ही डिफाइन करना चाहूँ कर सकता हूँ। ये इसको दिखा रहा है अभी यहाँ, वैल्यूज मेमोरी में कैसे आएंगी। पार्ट 1 डेटा, ये आ गया मॉडल नंबर, ये आ गया पार्ट नंबर, और ये आ गया कॉस्ट। ये मेमोरी में कंसेक्यूटिव है। देखें ये भी, जैसे एरे में मैंने कहा था ना बराबर बराबर डेटा रखा होगा, तो तीनों चीज़ों का डेटा बराबर बराबर रखा हुआ है। कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस यूज हो रही होंगी।
फिर अब एक्सेस कैसे करेंगे, वही मॉडल नंबर, पार्ट नंबर। तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसमें वो ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। अब और एग्जांपल्स आ रही हैं। इनिशियलाइज, एक और एग्जांपल ये डिस्टेंस की। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक स्टूडेंट का प्रोग्राम बनाता हूँ, बजाय इसके ये चैप्टर मैं एक एक करके यहाँ लाइन बाय लाइन रीड करता रहूँ, आप चैप्टर पूरा पढ़ लें। आज कल जो क्विज है वो तो आपका पॉइंटर्स पे है, और नेक्स्ट वीक में जो क्विज होगा वो स्ट्रक्चर पर होगा, ठीक है। अब देखिए मैं CPP के कोड में जा रहा हूँ और ये कोडिंग करके पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाऊंगा। अच्छा, मैं वो जो मार्कशीट वाला प्रोग्राम है वो खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी में ही चेंजेस करूँगा। ये मार्कशीट वाला प्रोग्राम खुल गया। ये मार्कशीट वाला प्रोग्राम लेकिन फंक्शन से बना हुआ है, एक सादा भी बना था, एक फंक्शन से बना था। मैं जो सिंपल वाला है वो देखता हूँ, वो कहाँ मैंने रखा था, डॉक्यूमेंट्स में रखा हुआ होगा। सिंपल तो मुझे मिल नहीं रहा, इसी में चेंजेस कर देता हूँ। चलिए, ये सब हटा रहा हूँ, फंक्शंस वगैरह सब हटा रहा हूँ, ताकि जस्ट टू कीप इट सिंपल। ये सब हटा दिया। अच्छा, अभी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये अलग अलग वेरिएबल बन रहे थे, लेकिन अब मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? स्ट्रक्ट, और इसका कोई टैग डिफाइन करूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दूं। स्ट्रक्ट, इसका टैग डिफाइन करूंगा। कोई टैग रिकमेंड कीजिए, क्या नाम रखूं? मार्कशीट, हाँ, स्टूडेंट मार्कशीट। स्टूडेंट रख दूं, ST, ठीक है। ST रखा और ये ब्रैकेट लगा दिए, और ये सारा कोड जो है Ctrl+X, और ये इसके अंदर बन गया। अब ये देखें स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर का क्या बना अभी? टैग। और ये टैग मेन से बाहर था या अंदर था? वहाँ पे सर बाहर था। बाहर था, तो मैं भी बाहर कर देता हूँ। उसमें सेमीकोलन आखिर में था या नहीं था? हाँ, तो ये सेमीकोलन लगा दूंगा। तो स्ट्रक्ट तो कीवर्ड है। स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं भाई? स्टूडेंट के मार्क्स शामिल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टोटल परसेंटेज, ग्रेड। और स्ट्रक्चर का जो टैग बनाया है मैंने, क्या बनाया है? ST। ST को भी चाहें तो पूरा नाम कर दें स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक टैग है, ठीक है। अब मुझे स्ट्रक्चर का क्या बनाना होगा? वेरिएबल। जैसे मैं वेरिएबल कैसे बनाता था? इंटीजर x, लेकिन अब मुझे इंटीजर वेरिएबल नहीं बनाना, अब मुझे स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना है। तो स्ट्रक्चर की डेटा टाइप क्या बन गई? स्टूडेंट, और पहला स्टूडेंट है तो ST1, ठीक है। और मेरा BS का स्टूडेंट है तो मैंने इसको नाम दे दिया BS। और एक स्टूडेंट बना रहा हूँ स्टूडेंट MS, और एक और स्टूडेंट बना है स्टूडेंट PhD। तो 3 वेरिएबल बना लिए मैंने स्टूडेंट टाइप के। जैसे मैं बिल्कुल ऐसे ही करता ना, इंटीजर x, इंटीजर y, इंटीजर z। 3 इंटीजर बनाने थे अगर मुझे, मैं कैसे बनाता है? इंटीजर x, इंटीजर y, इंटीजर z। अब मैंने 3 स्टूडेंट का अलग अलग डेटा बनाना है। मेरे कुछ स्टूडेंट BS के हैं, कुछ MS के हैं, कुछ PhD के हैं।
तो मैंने एक बना दिया स्टूडेंट BS, तो ये स्टूडेंट क्या बन गई, डेटा टाइप बन गई। जैसे यहाँ नजर आ रहा ना, इंटीजर क्या है, डेटा टाइप, अब वेरिएबल x, ऐसे स्टूडेंट डेटा टाइप बन गई और BS वेरिएबल बन गया, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है BS। स्टूडेंट जो है ये टैग है और BS क्या है, ये वेरिएबल है। BS में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, BS में टोटल, BS में परसेंटेज, ये सब होंगे मौजूद। अच्छा, अब मैंने ड्रॉ लाइन फंक्शन तो हटा दिया था, ये तो हटा रहा हूँ अभी भी। ये ड्रॉ लाइन रख लेता हूँ, हेडिंग ही तो बना रही है वो, और क्या कर रही है यहाँ पे मैं लग देता हूँ ड्रॉ लाइन। ड्रॉ लाइन क्या था इसका, वाइट था, वापस भी कुछ नहीं ला रहा, ये फंक्शन बना लिया है। फंक्शन का प्रोटोटाइप और स्ट्रक्चर का प्रोटोटाइप, ये मैं हटा रहा हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, ये तो मैंने जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन लिखे थे, ठीक है। अच्छा, ये तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ मार्क्स, तो PH को मैं अगर खाली PH लिखूंगा ना, एरर आ जाएगा, खाली CH लिखूंगा एरर आ जाएगा, खाली MT लिखूंगा एरर आ जाएगा। क्यों? इसलिए इसको मैंने लिखना कैसे होगा, कोई बताएगा इसे मैं कैसे लिखूं PH को? पार्ट करके, जोर से बोलिए सर पार्ट लिख, पार्ट 1। नहीं, पार्ट 1 नहीं लिखेंगे बेटा, हमने पार्ट 1 के नाम से थोड़ी बनाया है, हमने तो BS के या MS के या PhD के नाम से बनाया है। बुक में वो पार्ट नाम से बनी थी। यहाँ तो 3 वेरिएबल बनाए मैंने, एक BS, एक MS। अब ये जो फिजिक्स के मार्क्स हैं, ये BS के स्टूडेंट के हैं या MS के स्टूडेंट के हैं या PhD के स्टूडेंट के हैं, तो मैं इसको यूं लिखूंगा BS.PH, ठीक है। ये अब एरर कोई नहीं आएगा, आप देखिएगा। इसको मैं लिखूंगा BS.CH और इसको मैं लिखूंगा BS.MT। ये तो सीन हो गया। अब ये टोटल के फार्मूला आ रहा है, तो पहली चीज तो ये टोटल किसका है, ये BS का टोटल है या MS का या PhD का, तो BS.टोटल। और यहाँ ये कैल्क टोटल का फंक्शन कॉल हुआ था, मैं तो डायरेक्ट जमा कर दूं, तो डायरेक्ट जमा करने के लिए फाइल कैसे लिखूंगा, BS.physics प्लस BS.chemistry प्लस BS.math। फार्मूला देख रहे हैं आप कैसे बनता है इसमें स्ट्रक्चर में, ये तो निकला है टोटल। टोटल निकालने के बाद अब हम परसेंटेज निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। एक तो पहली बात ये BS की परसेंटेज है, तो BS.परसेंटेज लिखेंगे आप, और फिर टोटल को डिवाइड करेंगे, तो BS.टोटल डिवाइडेड बाय 3 सब्जेक्ट हैं तो 300 और मल्टीप्लाई बाय 100, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, खैर डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगी। और फिर ग्रेड का पूरा मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ ले आता हूँ, क्योंकि फंक्शंस तो मैंने सारे डिलीट कर दिए हैं और अभी मैं बगैर फंक्शंस के बना रहा हूँ। तो ये ग्रेड का ये पूरा प्रोग्राम यहाँ से कॉपी करके ऊपर ले जा रहा हूँ, यहाँ तक इसको कॉपी कर रहा हूँ, कट कर लेंगे मिलके। और ये ग्रेड मुझे निकालना कहाँ है, किस जगह पे ग्रेड कैलकुलेट होगा, ये याद रखिए। ये परसेंटेज कैलकुलेट हो गई, इसके बाद जहाँ ग्रेड कैलकुलेट हो रहा था, अब मैं फंक्शंस का ये हटा दूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूँ, लेकिन अभी मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ेगी। एडिटिंग क्या होगी देखें, एडिटिंग ये होगी, यहाँ एलपर और ये तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ तो ये आएगी BS.PER, BS.PER, फिर यहाँ आएगी BS.परसेंटेज, यहाँ भी आएगी BS.परसेंटेज,
और ये मैं सब हटा रहा हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत ही नहीं। ये किस चीज़ का था, ड्रॉ लाइन तो ज़रूरत है क्योंकि वो मुझे बनानी थी। यहाँ क्या चेंजेस करूँगा, यहाँ करूँगा bs डॉट और ये करूँगा bs डॉट, ठीक है। ये रिटर्न 0 बिल्कुल सही हो गया। अभी मुझे नहीं लगता इसमें कोई एरर है। आप लोग भी देख लें ज़रा एक नज़र, मैं फॉन्ट छोटा कर रहा हूँ ताकि पूरी स्क्रीन एक साथ नज़र आ जाए। जी अच्छा, अननेसेसरी चीज़ें फिर और हटा दूँ। ये प्रिंट स्क्वायर रूट नहीं कर रहा है, ये कर रहा है क्या, प्रिंट द मार्कशीट। यूजिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को यूज़ करके मार्कशीट प्रिंट कर रहा है। ये तो फंक्शन का प्रोटोटाइप है, ये तो एज इट इज़ रहने दें। इसको मैंने एक ही फंक्शन रखा है, बाकी सारे फंक्शन हटा दिए। डबल बैक स्लैश आता है, ये स्लैश आता है, स्लैश आता है। प्रोटोटाइप ऑफ ड्रॉ लाइन फंक्शन। और ये क्या है, ये है डिक्लेयरिंग a structure. This is the declaration. और अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये एमएस और पीएचडी बनाया था, यूज़ तो हुआ नहीं, तो नहीं हुआ। अगर मैं चाहूँ तो इस पूरे कोड को कॉपी करके पेस्ट करूँ और जहाँ जहाँ भी मैंने bs डॉट लिखा है वहाँ ms डॉट और phd डॉट, तो मैं 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, तीनों का डेटा 3 अलग अलग जगहों पे जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया या करके दिखाऊं? नहीं सर, आ गया। ठीक है ना। ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ से यहाँ तक का एक दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लें नीचे, और जहाँ जहाँ bs का लिखा है वहाँ वहाँ ms कर लें, तो आपका डेटा 2 जगह स्टोर होगा। bs का डेटा bs वाले वेरिएबल में स्टोर होगा, ms का डेटा ms वाले वेरिएबल में स्टोर होगा, और phd वाला डेटा phd वाले में स्टोर होगा। सर करके दिखा दें। कर देता हूँ, चलिए। सर डेटा सेम होगा सबका? डेटा अलग होगा बेटा, सेम कैसे हो सकता है? तुम्हारे मार्क्स अलग हैं पीएचडी में, जिसके मार्क्स आए होंगे तुम्हारे जैसे थोड़ी होंगे, वो अलग होंगे। यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये सी आउट से चेंज कर रहा हूँ। और ये रिकॉर्ड पूरा प्रिंट हो रहा है, कंट्रोल सी किया मैंने ये, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको दोबारा कंट्रोल वी कर रहा हूँ। 3 दफ़ा मैंने एक ही कोड 3 दफ़ा कर दिया। अभी दिखाता हूँ, इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी अब हमें। पहली दफ़ा का जो कोड है उसमें तो कोई चेंज नहीं करनी क्योंकि वो bs का डेटा है। अब मुझे यहाँ से चेंजेस करनी है, यहाँ से ms ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, ms अब ये bs की चेंज चेकिंग नहीं हो रही परसेंटेज की, अब ये ms की परसेंटेज चेक हो रही है। और फिर ये सी आउट bs के नहीं होंगे। अब अगर मैंने bs के कर दिए तो वही पुराना डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब phd पे आ जाए।
अच्छा, इसको मैंने नए नाम से सेव कर रहा हूँ, सेव एस, फंक्शन नहीं कर दिया, स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, मार्कशीट अंडरस्कोर यूजिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, अभी इसमें अभी मुझे करेक्शंस और भी करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं एक दफ़ा मैंने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया ये, अब मुझे, वरना अगर मैं ये स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं करता ना तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 वेरिएबल्स हैं ये 6 नहीं है एक्चुअली, ये 6 3 18 वेरिएबल बन गए। क्यों? क्योंकि 6 BS के लिए, फिर 6 MS के लिए, फिर 6 PhD के लिए। तो मैंने, इसका मतलब है 6 दफ़ा, एक दफ़ा 6 वेरिएबल डिक्लेयर किए और उनको डिक्लेयर करने के बाद उसे मैंने रिपीट करा दिया 3 दफ़ा, तो 18 वेरिएबल बन गए मेरे ये। अगर मैं मेमोरी का एक नक्शा आपको दिखाऊं, एक स्केच दिखाऊं, तो इस वक्त मेमोरी में क्या होगा, वो ये होगा, ये समझिए आप मेमोरी है। इसमें सबसे पहले जो डेटा होगा वो होगा bs.ph, यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा bs.ch, यहाँ होगा। इस तरह आप ये bs का सारा आ जाएंगे, यहाँ होगा bs.grade, ये पूरा एक bs का स्ट्रक्चर वेरिएबल कंप्लीट हो गया, ये bs यहाँ तक। इसके बिल्कुल बराबर में ही ms शुरू हो जाएगा और ms.ph, और फिर होगा ms.ch, और फिर पूरा एज इट इज चलेगा और यहाँ आ जाएगा ms.grade। और ये एक और सेगमेंट कंप्लीट होगा, द नेम ऑफ दिस सेगमेंट इज कॉल्ड ms, और इसी तरह एक और सेगमेंट यहाँ होगा, वो PhD के नाम से होगा, और उसमें भी इतना ही डेटा होगा, phd.ph एंड सो ऑन। आ रही बात समझ में? ये कितने बाइट्स का होगा? तो ये चूंकि फ्लोट हैं, और फ्लोट अगर मैं नए स्टैंडर्ड्स पे लेता हूँ तो 8 बाइट, ये भी फ्लोट है तो ये भी 8 बाइट, ये भी फ्लोट है तो ये भी 8 बाइट, और ग्रेड 1 बाइट, क्योंकि ग्रेड कैरेक्टर है तो 1 बाइट, टोटल फ्लोट है, ये सब 8 बाइट्स के होंगे। इसी तरह ये भी 8 बाइट का होगा, ये भी 8 बाइट का होगा, और ग्रेड 1 बाइट का होगा। तो इसका मतलब है एक स्ट्रक्चर वेरिएबल मेरे कितने बाइट लेगा? 8 5 40 और +1 41 बाइट लेगा एक। तो ये BS 41 बाइट लेगा, MS 41 बाइट लेगा, PhD भी 41 बाइट। ठीक है, ये अगर कोई चीज इसमें क्लियर नहीं हुई है तो पूछ लें आप। मोहम्मद अली, तुम्हारी आवाज़ सही नहीं आ रही है, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? अगर माइक सही नहीं है तुम्हारा, चैट बॉक्स में टाइप कर दो। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखें, यहाँ से शुरू हुआ ये पहला सी आउट क्या आया? सी इन आया। आपने यूज़र से कहा कि भाई आप डाटा इनपुट करें, तो आपने किस में इनपुट लिया? bs.ph में। तो जो यूज़र ने इनपुट दिया स्क्रीन पर, सपोज 50 मार्क्स डाले, तो वो 50 मार्क्स यहाँ आएंगे। जब यहाँ फिर आपने सी इन के थ्रू डाटा इनपुट लिया, तो वो कहाँ जाएगा डेटा? bs.ch, यानी यहाँ जाएगा 70 मार्क्स। और मैथ के अंदर सपोज आपने दिए 80 मार्क्स, फिर ये टोटल निकालेगा, इनको ऐड करेगा और ये BS का टोटल निकालेगा। तो BS का टोटल यहाँ निकल आएगा, BS का ग्रेड यहाँ निकल आएगा, BS की परसेंटेज यहाँ निकल आएगी। ये BS का काम कंप्लीट हो गया। फिर BS का डेटा क्या करेगा? प्रिंट करेगा। नीचे कोड दिखा रहा हूँ आपको, BS का डेटा प्रिंट होगा। ये ग्रेड कैलकुलेट हो रहा है और फिर ये BS का टोटल प्रिंट हो रहा है, परसेंटेज प्रिंट हो रही है, ग्रेड प्रिंट हो रहा है। यहाँ तक BS का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ से अब MS का पूरा सेम और फिर PhD का पूरा सेम। रन कर दूं अब मैं? समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए अब रन करते हैं इसको।
एरर होंगे अभी इसमें, क्योंकि ये वहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस हमने की हैं, हो सकता है कुछ एग्जीक्यूशन कंपाइलेशन के वक्त कुछ एरर्स आए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, और हो सकता है ना आए। 0 0 0 पहली दफ़ा में परफेक्टली रन हो गया। अब इसको रन करते हैं, आप देखें स्क्रीन पर, शेयर कर दूँगा ज़रा, और दोनों स्क्रीन शेयर करूँगा ताकि आप साइमल्टेनियसली आउटपुट देख सकें। ये दोनों स्क्रीन शेयर हो गए जी। कैन यू देख बोथ स्क्रीन्स? यस सर। ठीक है, अब देखें क्या आ रही है पहली लाइन, एंटर फिर मार्क्स। आपको यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि स्ट्रक्चर है या क्या है, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। ये पहली लाइन जो चल रही है वो ये वाली लाइन, अच्छा लाइन ड्रॉस बिल्कुल एज इट इज हो रही है, और हेडिंग भी एज इट इज आ रही है। अब मैंने यहाँ नंबर दे दिया 65, ऐसे ही मैं एंटर करूँगा 89, फिर मैंने एंटर किया 67। ज़रा तीनों का टोटल कर लें, कितना बना टोटल? अच्छा अभी टोटल दिखाया नहीं उसने, क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया, कोई बताएगा? सर सी आउट की कमांड नहीं लगाई होगी। लगी हुई है वो तो, और ये तो बाहर ही निकल गया। ये तो एमएस का डेटा ही नहीं मांग रहा आपसे, पीएचडी का डेटा नहीं मांग रहा, हालांकि इसने Yes, 3 sir. डेटा। तो अब ये 3 बीएस का डेटा मांगने के बाद 3 पीएचडी के और 3 एमएस का डेटा भी तो मांगता, क्यों नहीं मांग रहा? जी एनालाइज करके मुझे आप सोचें इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल एनहांस होंगी इससे। कोड लिखना पड़ेगा। कोड लिखा हुआ है बेटा, सब हुआ हुआ है इसके अंदर, एरर भी कोई नहीं आया, आप देखें। सर हैंडल लगाया इसलिए वो एंडल से तो लाइन चेंज हो रही है, वो होती है लाइन चेंज, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये एंडल लगा हुआ है जब भी तो लाइन चेंज हो रही है। सर ZCH कर दिया होगा हमने हर प्रोग्राम के बाद। ये भी आंसर नहीं है। सर वन आंसर बाय वन मैं बताता हूँ कोड क्या दिखा दें। इसका आंसर देखें, ये है रिटर्न 0 लगा हुआ था। सर Yes, मैंने sir. भी यही बोला ZCH। नहीं, बीएस के बाद एक रिटर्न 0 लगा हुआ है, एमएस के बाद एक रिटर्न 0 लगा हुआ है, तो इसका मतलब है बीएस जैसे ही कंप्लीट किया वो रिटर्न 0 करके बाहर निकल गया वहां से, तो वो रिटर्न 0 हटाना है मुझे। इस एरर को मैं कौन सा एरर कहूँ? ये एरर तो है, सर और लॉजिकल लॉजिकल एरर है ये, ठीक है। ये सिंटैक्स एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है, क्योंकि इसमें सब कुछ सही चल रहा है लेकिन फिर भी आउटपुट सही नहीं आ रहा, तो ये लॉजिकल एरर है, इसमें लॉजिक सही करनी है इसकी, मैं करेक्शन कर रहा हूँ अब जाके वहाँ। ये स्क्रीन नज़र आ रही है प्रोग्राम वाली, ये देखें, ये ड्रॉ लाइन हुआ, इसके नीचे ये रिटर्न लगा हुआ था, ये रिटर्न दिस रिटर्न दिस रिटर्न दिस, ये रिटर्न नहीं होने चाहिए थे यहाँ पे, ये मैं हटाता हूँ यहाँ से। इसको मैं रिटर्न करने के बजाय, क्योंकि अभी ये मैं ग्रेड जो है ना फंक्शन के थ्रू थोड़ी कैलकुलेट कर रहा हूँ, अब तो मैं कैलकुलेट डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैं यूँ लिखूंगा सी आउट BS आएगा सर। ग्रेड इज इक्वल A, ये लिखूंगा, ठीक है। और इतना पार्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ, BS डॉट ग्रेड इज इक्वल B,
सर ये रिटर्न की जगह सी आउट करके नहीं हो सकता प्रिंट? हाँ, यहाँ पे सी आउट भी लग सकता है, लेकिन अभी तो मैं स्टोर करवा रहा हूँ ना। ये भी सही कह रहे हो सकता है ये, लेकिन ये अभी तो मैं स्टोर करवा रहा हूँ इसको। ठीक है सर। ये बी एस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूँ सी आउट, और अच्छा ग्रेड तो प्रिंट हुआ है, सॉरी। अब आप देखिएगा एक कंप्लीट सर मार्कशीट आई। लाइन 55 में ब्रैकेट नहीं हटाया आपने। एक मिनट रुको, लाइन 50 ये हटा, सही है। लास्ट में ब्रैकेट नहीं हटाया, तो ये भी हटाना है यहाँ से, लाइन 55 में। ठीक है। ये हमने अब कोड कंप्लीट हो गया ये, लेकिन सेम कोड हमें अब यहाँ से उठा के नीचे करना है एमएस। सर एक और करेक्शन भी कर लें। लाइन 53 में आपने यहाँ पे ए और सी दोनों लिखे हुए हैं। हाँ, वेरी गुड। ये सही है। इसको कॉपी करके नीचे ले जा रहा हूँ। चेंजेस क्या करनी पड़ेंगी? बीएस हटा के एमएस और पीएचडी ये करना। आगे से एम करना होगा। ये मैंने यहाँ कंट्रोल भी किया, और ये सब बीएस की जगह पे यहाँ। अच्छा, ये वो जो फाइंड एंड रिप्लेस वाला काम है ना, वो भी कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, बीएस को सर्च करना है यहाँ से, और बीएस को चेंज किससे करना है मुझे? एमएस से। एक करके देखता हूँ, देखेंगे रिप्लेस ऑल का ऑप्शन ही रिप्लेस आ तो रहा है, लेकिन 1 by 1 नहीं आ रहा। नो सर, 1 by 1 नहीं होगा इसके अंदर, और फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे तो खाली नीचे वाला होगा, आगे का नहीं होगा। अच्छा, एक करके करना चाह रहा हूँ मैं, सारे एक साथ ना हो जाए। देखते हैं, चलें यहाँ से। नहीं होंगे। नहीं, एक करके तो करेगा ना फिर ये। बीएस, ये वाला बीएस चेंज होना है एमएस में। हो गया, लेकिन यहाँ बीएस था, एमएस हो गया। अब ये बीएस हाईलाइट हुआ हुआ, मैं जैसे रिप्लेस करूँगा ये भी हो जाएगा। ये हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है। सर ये दोबारा लॉजिकल एरर हो जाएगा, आपने बिलो 50% के लिए ए ग्रेड असाइन किया है। 50% के लिए क्या किया है? आपने ग्रेड ए ही लिख दिया है, वो सी करना होगा। मैं कर देता हूँ। हाँ सही है, इसको सी करना होगा, सही है। ऊपर वाले में भी यही होगा फिर तो मसला। सही है। अच्छा, अब एक दफ़ा और पेस्ट करें नीचे पीएचडी। यहाँ तो सही है। अच्छा, अभी मैं एक तो रिटर्न हटाने थे, ये कोड को मुझे चेंज करना है। इसको सी करना था। और कोई चेंज है इसमें? अच्छा, अब बीएस को हटा के पीएचडी हो तो फाइंड रिप्लेस से करूँगा। कंट्रोल एफ कर दें, फाइंड रिप्लेस आ गया। और फाइंड व्हाट, फाइंड बी, और रिप्लेस विद व्हाट, पीएचडी। और लेकिन ये सेलेक्ट आप यहाँ से करिएगा, वरना ऊपर वाले भी करने शुरू कर देगा वो। यहाँ से, यहाँ सेलेक्ट करें। अब मैं फाइंड करूँ पहले, तो ये पहला तो हो गया यहाँ। अब ये बीएस सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये भी रिप्लेस हो गया। इज दिस फाइन? इसको सेव करें, अब रन करते हैं। कंपाइल एंड रन।
ये आउटपुट स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सर। अब मार्क्स एंटर कर लें। 87, 67, 77। चेक करें ज़रा, तीनों का टोटल सही आ रहा है। 7, 7, 7 मिलके कितने हो गए? 21। तो आखिर में 1 आ रहा है, 2 कॉपी हुआ, तो 8 + 2 10 + 16, 16 + 6 23, बिल्कुल सही आ रहा है और ग्रेड बी बन गया। अब फिर दोबारा इंटर मार्क्स फिजिक्स क्यों आ गया? क्योंकि ये बीएस का कंप्लीट हुआ, अब यही मार्क्स मांग रहा है एमएस के लिए। 56, 67, 87। अब इसका प्रिंट हो गया। अब ये फिर मांग रहा है पीएचडी के लिए 66, 76, 89। अब कंप्लीट हुआ ये। अब मैं की प्रेस करूंगा तो खत्म हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। और कोई सजेशन दें इसमें, इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं? सर इसमें पता चल जाएगा एमएस के कौन से हैं, बीएस के कौन से, पीएचडी हाँ, के कौन से। बिल्कुल सही कहा। इसमें ये हेडिंग तो आ ही नहीं रही कि पहला वाला जो आ रहा है यहाँ से जो शुरू हुआ है सीन से, पहला सीन कहाँ लगा हुआ है? ये ड्रॉ लाइन, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, यहाँ ही लगाते हैं आप हेडिंग में, बीएस डेटा यहाँ कर दें आप। सर फेडरल की तो एक ही दफा आ रही है ना, तो एक ही दफा हो जाए, सब में एक ही दफा। कॉपी करेंगे, ये कोड भी कॉपी करेंगे। सर वहाँ पे ये लिख देना कि एंटर ईयर उसके मार्क्स। हाँ ये भी लिखें वो, लेकिन हेडिंग मैं चाह रहा हूँ वो चेंज हो जाए। ये एमएस हो गया और जब ये कंप्लीट हुआ यहाँ से ये सर ड्रॉ लाइन 2 दफा आ जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी, कोई मसला नहीं होगा। सेव कर लें और इसको रन करते हैं। अब देखें बीएस डेटा आ रहा है 67, 2 लाइनें वो आ गई ना, एक हटा दीजिएगा ड्रॉ लाइन। अब भी एमएस डेटा, अब पीएचडी डेटा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ 769 लिख दूंगा तो क्या होगा? एरर आएगा क्या? एरर नहीं आएगा। फिर लॉजिकल एरर दे देगा। लॉजिकल एरर आ जाएगा कि मार्क्स इतने बड़े कैसे चले आ जाएगा। आप देखिए मार्कशीट ही प्रिंट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। देखिए तो उसका टोटल 300 कितना 931 बन गया, परसेंटेज 300 बन रही है। ये सब लॉजिकल एरर हैं, इसको कैसे दूर करो? सर इक्वल टू की कमांड लगा दो। कौन सी कमांड लगाऊं? लेस देन वाली लगाऊं? और लेस देन वाली लगाऊं तो, लेकिन वो तो एक दफा लगा दी मैंने, फिर क्या वो तो आगे ही चला जाएगा फिर? नहीं सर वो फिर उसका बाद पूछेगा री एंटर योर नंबर, री इंटर करना पड़ेगा। तो री इंटर में कैसे जाऊंगा? बहुत सही जवाब दे रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारे जवाबों में ही इसका सही सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। 1 मिनट रुको, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करूँ। ये मैंने यहाँ दिया था सीन, ये रहा सीन, पहला सीन ये लगा हुआ है ना। अब अगर किसी ने ये बड़ा दे दिए तो मैं यहाँ इफ लगा दूँ। चलिए क्या, अगर उसने इफ ms डॉट ph इज ग्रेटर देन 100 तो क्या करूं? देन क्या हो? 100 से बड़ा नहीं देना चाहिए ना। गो टू सर। गो टू, तो गो टू के बजाय गो टू को हम प्रीफर नहीं करते, हम करते ये हैं
कि यहाँ लगाते हैं वाइल और यहाँ लगा देते हैं डू ms.ph लेस देन या ग्रेटर देन, कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर आता है, तो ग्रेटर देन चेक करोगे 100। यहाँ कंडीशन है ना तो ये बनेगा ये। समझ में आ गया अब? ये री एंट्री हो रही है, देख रहे हो तुम? री एंट्री कैसे हो रही है? वाइल का लूप चला दिया, इसको लूप में बंद कर दिया। अच्छा, ये सबके साथ करना पड़ेगा अब तुम्हें, ये यहाँ भी करना पड़ेगा, ये यहाँ भी करना पड़ेगा, यानी सबको लूप में रहा। मैं एक चेक करा देता हूँ, बाकी तुम खुद कर लेना। ठीक है, इसको चेक करते हैं ये सही वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा। एरर दे गया। डू पहले आएगा वाइल बाद। हाँ आई एम सॉरी, हाँ डू पहले आएगा वाइल बाद में आएगा। कंट्रोल एक्स डू वाइल, बिल्कुल सही कहा इसने। किसने आंसर दिया था ये? तलहा। वेल कंपाइल एंड रन। सेमीकोलन लगा दो। सेमीकोलन मिसिंग है ना ऊपर वाले में, डू वाइल में। एक मिनट रुकिए। डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस, कहाँ मिसिंग है? सर लाइन 75 में मिसिंग है, लाइन 75 में लास्ट में। हो गया। अच्छा, मैं वो दिखाता हूँ आपको स्क्रीन। अब मैं यहाँ फिर से मार्क्स मांग रहा है, मैं फिर से मार्क्स दे दूँ 600, एंटर कर रहा हूँ, ये तो नीचे चला गया। एमएस में किया आपने? हैं? एमएस में किया शायद आपने। जी एमएस में किए। यस सर। चेक कर लेते हैं जी। अब एमएस आ गया, यहाँ दे दिया 700, ये भी आगे बढ़ गया। आगे नहीं बढ़ा सर? सर नहीं बढ़ा, वही आ गया। वही आ रहा है, फिर से मार्क्स आ रहे हैं। सही है, ठीक है। इसका मतलब है ये कोड आप बाकी कितनी जगह लगाएंगे? एक जगह तो मैं लगा दिया, 2 जगह और सर। 11 जगह और लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो एंट्री आ रही है ना, 3 मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 बार आ रहे हैं, तो 3 बार का मतलब 9 बार आ रहे हैं। सर 9 बार में से 1 बार मैंने लगा दिया, तो 8 बार आपको और चेंजेस करने पड़ेंगे। बस वो कॉपी पेस्ट करें, हो जाएगा मसला। सर जी, तो प्रीवियस डेटा रिमूव नहीं हो सकता? रिमूव प्रीवियस डेटा रिमूव नहीं हो सकता ना? प्रीवियस डेटा रिमूव नहीं होगा, जैसे एंटर फिजिक्स मार्क्स लिखा हुआ है बार। नहीं, वो ये हो गया, ये स्टोर बस सिर्फ 56 ही होगा, 700 स्टोर नहीं हुआ होगा। समझ आई? मेमोरी में 56 होगा, 700 हो चुका होगा, लेकिन स्क्रीन से रिमूव नहीं हो रहा। स्क्रीन क्लियर करा दो, लेकिन सर यहाँ पूरी पे क्लियर हो जाएगी ना फिर? हाँ ये है, वो पूरी क्लियर हो जाएगी, लेकिन स्क्रीन क्लियर का एक ऐसा फंक्शन भी है जो लाइन क्लियर कर। ये सब चीजें आपको सर्च करनी पड़ेंगी। देखिए, जरूरत के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं और चीजें सीखते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने ये पॉइंट रेस किया कि वो जो 700 लिखा हुआ आ रहा था वो मिट जाना चाहिए था, तो उसके लिए मुझे क्लियर स्क्रीन लगाऊंगा तो पूरी स्क्रीन, पुराना डेटा भी मिट जाएगा। तो आप सर्च करिएगा गूगल पे कि हम सेलेक्टेड स्क्रीन कैसे साफ करते हैं। सर आई थिंक क्लियर लाइन कर। क्लियर लाइन का फंक्शन देखिएगा, क्लियर लाइन का फंक्शन है या नहीं है, और मैं देखता हूँ अभी आपके सामने। यस सर, आप देख लें। गूगल पे जा रहा हूँ और हाउ टू क्लियर
a line in C++. Erase the current pointer console. ये रो कॉलम के साथ होता है, मुझे याद पड़ रहा है. Selected part of a screen कर लो. How to clear a selected part of a screen. System CLS. एक मिनट रुकिए. मैं सब देखो काफ़ी दिनों बाद पढ़ा रहा हूँ ना, भूल गया. ये सब चीज़ें मुझे याद थी, लेकिन ये कि काफ़ी टाइम बाद ये मैंने अब कोर्स पढ़ाया है, मेरे सामने लिखा हुआ तो इसका मुझे फंक्शन याद नहीं आ रहा. मेरे सामने लिखा है, यही तो नहीं है कहीं? कौन सा वाला लिखा है बेटा? CLS? यस सर, CLS सिस्टम ब्रैकेट और उसके बाद CLS. CLS. लेकिन ये सिलेक्टेड पार्ट यहाँ भी नहीं आ रहा ना. एनी टू कंटिन्यू लिखते हैं ना, तो उस टाइम में भी लिखते हैं ना सिस्टम पॉज. एंड पॉज. Move upper left corner of the screen, the clear screen will use system.cls. Flush force the printing of the screen before it clear. ये कर देगा एक लाइन, लेकिन वो लाइन आगे मूव हो चुकी है, पीछे कैसे जाएंगे? See out. Flush फंक्शन दिखा रहा है, फ्लशिंग द आउटपुट. See out flushing the screen flush. We are using the clear screen command in the middle of the program earlier that we have to read. पूरा एक फंक्शन है बेटा, मैं बस याद दिलाता हूँ, मुझे कुछ याद आ रही हैं चीज़ें, मैं कुछ भूल भी रहा हूँ. खैर, उसमें हम पहले स्क्रीन लोकेशन सेट करते थे, शायद यहाँ से लेके साफ करना है, और एक विंडो बनाते थे, इतनी विंडो के अंदर साफ हो जाएगा. आप सर्च कर लीजिएगा, बहरहाल इतनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, आप सर्च कर लीजिएगा कि कैसे होगा ये काम. लेकिन अच्छा सवाल है इनका, और इस सवाल को रिजॉल्व आप लोग कर सकते हैं. गूगल करिएगा और इसको प्रोग्रामिंग में इन्फोर्स कर लीजिएगा. ये अब आपका टास्क है, आप करिएगा इसको. ठीक है, मेरे ख्याल से अब मुझे तो कोई चीज़ और डिस्कस नहीं करनी है, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया. पॉइंटर एंड एरे रह गए कि पॉइंटर और एरे कैसे बनाएंगे. आप कहते हैं तो मैं यही एरे बना देता हूँ, पॉइंटर का एरे. ठीक है ना, इसी में बना देता हूँ. ये तो इसको एक और फाइल में सेव कर रहा हूँ, सेव एज, और इसका नाम पॉइंटर स्ट्रक्चर एरे. अब देखें, अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स का डेटा रखना है ना, अभी तो मैं 3 स्टूडेंट का डेटा रखा है, एक स्टूडेंट मेरा MS का था, एक BS का था, एक PhD का था. लेकिन अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स का डेटा रखना है और सब BS के हैं, तो मैं देखें क्या करूँगा. ये देखें क्या चेंजेस किए मैंने. BS, जब मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा था BS का, उस वक्त मैंने ये लिख दिया BS, और एरे बनाने के लिए हम साइज बताते थे, साइज कर दिया 100. अब 100 साइज का एरे बन गया. अब मैं 100 BS के स्टूडेंट का डेटा रख सकता हूँ इसमें. कैसे होगा वो डेटा? उसका बिल्कुल एक्सेल शीट बनेगी. ये बनेगी BS, ये एक्सेल शीट बनेगी.
100 स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट दूसरा 0 से शुरू होता है, 0 1 और 99 तक जाएगा, क्योंकि अगर 100 का एरे बनाया है तो 0 से 99 जाएगा। और इस एरे के अंदर मेंबर्स कितने होंगे? नहीं, मैंने यहाँ गलत बना दिया, ये मुझे, हाँ नहीं सही बनाया। इसमें कितने मेंबर्स होंगे? यहाँ पे होगा BS, PH, CH, MT, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, इतने कॉलम्स होंगे। और ये पहले स्टूडेंट का जब मैं देता रहूँगा डेटा, इसके 50, 70, 60, इसका टोटल, इसकी परसेंटेज, इसका ग्रेड, दूसरे के, तीसरे के और हंड्रेड्स के, तो पूरा एरे बन के पूरी क्लास का डेटा एक साथ रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कितना डायनामिक काम हुआ है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है, समझ आया है? यस सर। अब इसको यूज कैसे करेंगे हम, लूप कैसे चलाएंगे, मैं पूरी चेंजेस करके दिखा रहा हूँ। और ये MS PhD तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सारे BS के 100 स्टूडेंट का डेटा रखना चाहता हूँ। तो 100 तो अब नहीं है, मैं 5 के लिए भी रन कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 स्टूडेंट का डेटा रख रहा हूँ, आप चाहें तो भी बढ़ा लीजिएगा। 3 स्टूडेंट का डेटा रख रहा हूँ खाली, ये हटा रहा हूँ अब। अच्छा, प्रोग्राम का नाम तो मैं चेंज कर चुका हूँ ना? नहीं किया अभी तक, क्यों नहीं चेंज हुआ? मार्कशीट स्ट्रक्चर एरे हो गया ना चेंज, एरे से बना रहा हूँ इसमें, सही है। ये डिलीट कर रहा हूँ। अब BS और MS नहीं है, सिर्फ BS के 100 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब ये MS और ये सब हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये सब हटा दिया, प्रोग्राम भी छोटा हो गया। अब देखिए ये एरे है, एरे में जो भी काम होता है वो लूप में होता है। तो यहाँ से अब जो शुरू हो रहा है स्टूडेंट BS3, ये 3 BS बने, यहाँ से मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ। फॉर int I is equal to 0, I less than 3 plus I, बस। और ये काम मैं ब्रैकेट लगा दिया फॉर का, और ये फॉर यहाँ ख़त्म। एक मार्कशीट प्रिंट हुई, ये ख़त्म कर दिया। ये ड्रॉ लाइन तो डबलिंग में आ रहा था, ये हटा दिया। अब इसको देखें, एडिट करते हैं। थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। क्या चेंजेस होंगी, कोई बताएगा? हाँ बताएं, क्या चेंजेस होंगी? किसी को नहीं समझ आ रहा? सर एरे की तरह इसको करोगे ना, मैं डिक्लेयर अप। क्या होगा? सर इसको लूप में डाल देंगे ना पूरे को, और एरे की तरह जैसे यूज कर देते हैं तो वैसे यूज करेंगे। लूप में तो डाल दिया उसामा, डाल दिया भाई लूप तो बना दिया ना, ये सारा लूप के अंदर कर दिया मैंने। ठीक है सर, ठीक। और क्या चेंजेस करूँ? नहीं, जब यहाँ पे सर सी इन हो रहा है ना, यहाँ पे सी इन में स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे। बिल्कुल, इंडेक्स लगाओ। इंडेक्स तो जब तक एरे आएगा ना, इंडेक्स आएगा। तो BS डॉट फिजिक्स कौन से BS? सर वहाँ पर आएगा ना, BS के ऊपर यहाँ पे आएगा ना ब्रैकेट, BS I, यहाँ भी आएगा BS I, भी आएगा BS I, जहाँ पर भी अब ये आएगा, ये BS I सर आपने इतनी मेहनत करी, फाइंड एंड रिप्लेस कर लेते।
बिल्कुल कर लेते, सही कह रहे हैं। चलो हो गया ये। देखो असल चीज़ है लर्निंग, अगर तुम लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो बस यही मेरी सक्सेस भी यही है। तुमने अगर ये सीख ली प्रोग्रामिंग, तो ये मेरी सक्सेस भी यही है कि मैं तुमने सिखाने में कामयाब हो गया। 100% तो रिजल्ट्स नहीं आते हैं देखें, लेकिन अगर क्लास के 80% स्टूडेंट भी चीज़ों को समझ लेते हैं तो ये मेरी कामयाबी है। आगे चलते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी एरर हो सकता है आए, कितने स्टूडेंट का डेटा इसमें स्टोर हो सकता है? 3 स्टूडेंट्स का डेटा। कंपाइल एंड रन। फॉर लूप में हमने सेमीकोलन नहीं लगाया कंडीशन के साथ। ठीक है, ये लगा दिया, सेव कर लें। सही हो गया। अब देखिएगा अब क्या होगा, स्क्रीन शेयर कर दूँ। अब ये मांग रहा है फिजिक्स के मार्क्स 56, 78, 67। एक स्टूडेंट का डेटा हो गया, फिर मांग रहा है दोबारा 56। ये भी बीएस के ही हैं, बीएस का दूसरा स्टूडेंट, बीएस का तीसरा स्टूडेंट। पर ऐसा भी हो कि स्टूडेंट का नाम भी मांगे जब। हाँ, वो मैं नाम में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि एक चैप्टर बीच में स्किप हो रहा है, स्ट्रिंग्स का, क्योंकि नाम जो है ना कैरेक्टर नहीं होता, स्ट्रिंग होता है। तो बहरहाल मैं समझा देता हूँ, वो भी हम कर सकते हैं इसमें। ये बिल्कुल सही हो गया, यहाँ तक तो आपने देखा कोई एरर नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। नेम बढ़ा रहा हूँ मैं इसमें इनके कहने पे। सर स्क्रीन नहीं आ रही। मैं शेयर करता हूँ, यहाँ मैं नेम बढ़ा रहा हूँ। नेम में डेटा टाइप क्या रखूँ? कैरेक्टर एन। सर स्ट्रिंग रख देते ना। नहीं, स्ट्रिंग में भी थोड़ा सा वो फाइलें वाइलें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा नेम में वर्ड नेम ना लिखिएगा पूरा क्योंकि एरर आ जाएगा। नेम रिजर्व वर्ड है, एन लग गया, एन स्टा नेम, या नाम कर देता हूँ NAM। ठीक है, NAME नहीं करिएगा, NAME करेंगे तो एरर आ जाएगा। नेम कैरेक्टर, और जो भी नाम टाइप करेंगे ना वो एक वर्ड में टाइप करिएगा, वो डबल वर्ड में टाइप नहीं कीजिएगा। नेम 10, मिसाल के तौर पर अहमद, अगर नाम किसी का अहमद अली या अहमद अली हुसैन है तो सिर्फ नाम जो है ना अहमद रखिएगा, क्योंकि ये स्पेस अलाउड नहीं करेगा, वरना फिर इसके लिए मुझे अलग कोड लगाना पड़ता है। अब ये नाम सही हो गया। अब डबल एरे देख रहे हैं, डबल एरे हो गया अब ये। अच्छा, अब यहाँ पर एक आप यहाँ वो बढ़ा दें, CNC आउट, Ctrl+C और Ctrl+V, और यहाँ कर दें एंटर नेम। और इसको कर दें नेम NAM। ठीक है, इसको सेव करके और रन करते हैं। कोई एरर नहीं आया। अब मैं नेम मांग रहा है, ये नाम में अगर मैंने लिख दिया अहमद अली, अहमद स्पेस अली, एरर आ जाएगा। एरर नहीं आएगा, डेटा डबल हो जाएगा। वो स्पेस से मैं नाम को अहमद अली मैं यूं लिख दूं तो कोई असला नहीं है, लेकिन जहां मैं अहमद अली के बीच में स्पेस डालूंगा ना वहाँ एरर आएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर्स का एरे है। अब मैं अहमद लिख के अंडरस्कोर आगे, भी लगा के कर सकते हैं ना। हाँ वो कर लें आप चाहें तो, मिला के लिख सकते हैं, मतलब गैप स्पेस नहीं देना। अब फिजिक्स के मार्क्स 56, 45, 67, ये अहमद अली की मार्कशीट आ गई। अब बासित की मार्कशीट प्रिंट कर देते हैं। 69, 32, 12, 34। कुछ गलती हो गई थी, बहरहाल वो आगे चला गया। बहरहाल अब फिर नाम मांग रहा है, अब नाम मैं दे दिया आपकी तरह में साकिब। मार्क्स 45, 56, ये 3 हो गए। ठीक है,
इस तरह मैं चाहूँ तो 100 स्टूडेंट का डेटा करूँ। तो आपने देखा स्ट्रक्चर के कमालात के पहले हमने एरे बनाया जिसमें हमने कहा होमोजीनियस डेटा होता है, फिर हमने स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने कहा हेट्रोजीनियस डेटा होता है, फिर हमने स्ट्रक्चर का एरे बना दिया तो आपने देखा हेट्रोजीनियस डेटा का वो होमोजीनियस बना दिया फिर उसने, और पूरी की पूरी फाइल इस तरह की बन गई है। इस पूरे एरे को अगर मैं ये एक्सेल की ग्रिड बन गई है, एक एक्सेल की शीट बन गई है ये, और इसको मैं सेव कराना चाहूँ तो सेव भी करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे डाटा फाइल में जाना पड़ेगा। तो डाटा फाइल अगले चैप्टर है, ये यहाँ पे लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।